जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। आप लोगों को कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एफडी, आरडी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, सोना, चांदी। दोस्तों चांदी ने तो कितने रिकॉर्ड तोड़ आपको रिटर्न दिए, 4 लाख रुपए तक जाकर के आ गई थी। लेकिन अगर आपने एफडी करवा रखी है या एफडी करवाने का मन बना लिया है तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब आपको नोटिस भेज सकता है। दोस्तों हमारी किसी भी वीडियो का पर्पज आप लोगों को डराना नहीं होता, आप लोगों को रूल का, लिमिट्स का, रेगुलेशन के बारे में बताना होता है ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का ना सामना करना पड़े। तो फिक्स डिपॉजिट एंड इनकम टैक्स के जो नोटिस के रूल हैं, 1 अप्रैल 2026 से आपका नया फाइनेंशियल ईयर, आपका नया टैक्स ईयर और आपका नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाने वाला है। तो जैसे हमने बताया, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपका 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। सारे के सारे सेक्शन, सारे के सारे फॉर्म्स को री नंबरिंग कर दिया है, नई लिमिट्स, नए रूल सारे के सारे एप्लीकेबल हो चुके हैं। दोस्तों पहले भी कमाई करते थे तो टैक्स देना पड़ता था, अब भी कमाई करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट और एफडी के रूल, दोस्तों एफडी एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट का बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका ये एफडी कराना अच्छा नहीं लगा तो कब आपको नोटिस आ सकता है, कब आपका टीडीएस काटा जाता है, कब आपको टैक्स देना है, क्या सोल्यूशन है, सारे के सारे नए रूल्स, लेटेस्ट रूल के हिसाब से हम जानने वाले हैं। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट ईयर वाइज चलता है, मतलब जैसे ही आपका 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और 31/3/27 तक चलता है। अब इसे टैक्स ईयर 26/27 बोलेंगे। इससे पहले वाला साल दोस्तों 31/3/26 था, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 25/26 बोलेंगे। तो दोनों के लिए जो रूल्स है, लिमिट्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारी की सारी लिमिट्स को आप टैक्स ईयर के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, वित्तीय वर्ष के हिसाब से आप लोगों को देखना है। एसएफटी क्या होता है दोस्तों? इनकम इंडिया के अंदर 148 करोड़ लोग हैं। आपको पता होगा हर एक व्यक्ति कितने तरह के लेन देन करता है, क्या कुछ करता है। हर एक व्यक्ति को ट्रेस कर पाना, ट्रैक कर पाना, पकड़ पाना संभव नहीं है। लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन आप इस तरह की फाइनेंशियली करते हैं तो आपका पैन कार्ड वहां पे दिया जाता है। और दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकता है, इसलिए इन्होंने कुछ लोगों की, कुछ व्यक्तियों की, कुछ संस्थाओं की ड्यूटी लगा दी है, ये एसएफटी की रिटर्न भरेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट ट्रैक एनी ट्रांजेक्शंस और ईच ट्रांजेक्शंस। दोस्तों 148 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही लिमिटेड है। तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबल कर दिया है कुछ लोगों को, कुछ एंटिटीज को, जैसे कि बैंक हो गया, शेयर मार्केट वाला हो गया, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी होगी। तो ऐसे लोग जिनके पास में आप जाकर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनकी जिम्मेदारी लगा दी है। जैसे ही आपका साल खत्म होगा 31 मार्च 2025 को या 2026 का साल खत्म होगा, इसके बाद में सरकार कहती है हर बैंक वालों को, आपके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति आया था तो आप हमें 31 मई 2026 तक बता देंगे इस व्यक्ति ने इतने रुपए की एफडी कराई है, ताकि हमें पता लग जाए। वैसे तो कैसे पता लगेगा, लेकिन इसके माध्यम से पता लग जाएगा दोस्तों। एवरी ट्रांजैक्शंस जो आपकी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो आपको बताएगी। तो ये आप ही के एआईएस में और टीआईएस में, दोस्तों इनकम टैक्स की साइट पर जाएं, वहां पर अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड रजिस्टर नहीं कराया है तो करा लें, क्योंकि इंडिया के अंदर लगभग 78 करोड़ लोगों के पैन कार्ड बने हुए हैं और सिर्फ 13 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करवा रखा है। सिर्फ पोर्टल पर रजिस्टर करने से आपकी ना तो आईटीआर भरने की लायबिलिटी आएगी, ना ही टैक्स देने की लायबिलिटी आएगी। तो हर एक ट्रांजैक्शंस को आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है, अगर आपके ऑनलाइन ज्यादा ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं, अगर लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो की इनकम है, तब भी आईटीआर भरनी जरूरी है। तो दोस्तों 31 मई 2026 के बाद में जून और जुलाई में आपका ये सारा का सारा डेटा अपडेट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको टीडीएस के बारे में बता दूं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब जहां से आपको पैसा मिल रहा है वहीं पर ही आपका टैक्स काट लिया जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स वालों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। उन्होंने बैंक को बोल दिया, हर बैंक वाले हर पैन कार्ड के ऊपर हर फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी व्यक्ति को 50,000 से ज्यादा का ब्याज 1 साल में देते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 1 लाख रुपए है, तो उस व्यक्ति को ये ब्याज देने से पहले 10% का टीडीएस काट लिया जाए। मान लीजिए दोस्तों आपकी उम्र 60 साल से कम है, 70,000 रुपए का ब्याज आपको उस बैंक ने देना था, तो वो बैंक वाले 7,000 रुपए आपका पहले से ही टीडीएस काट लेंगे और आपकी एफडी में 63,000 रुपए ही ऐड होगा। ये आपकी इनकम 70,000 ही मानी जाएगी, लेकिन ये जो 7,000 रुपए कटा है ये आपके पैन कार्ड में फॉर्म 26AS में नया फॉर्म 168 हो जाएगा, एआईएस में, टीआईएस में शो हो जाएगा, ताकि इनकम टैक्स वालों को पता चल जाए कि आपने इतनी इनकम कमाई है और उसको आईटीआर में दिखाना पड़े, उसके ऊपर टैक्स देना पड़े। दोस्तों एफडी का जो इंटरेस्ट है, इवन कोई भी आपका टीडीएस नहीं कटता है। मान लीजिए आपका 50,000 से ज्यादा का मैंने बताया था,
और सीनियर सिटीजन का 1 लाख बताया था। लेकिन अगर आपका दोस्तों 1000 रुपए का भी एफडी का ब्याज आ रहा है ना, छोटे से छोटा अगर आपका ब्याज आ रहा है, वो भी आपके AIS और TIS के अंदर शो होगा और डिपार्टमेंट इजीली चेक कर सकता है बैक कैलकुलेशन। मान लीजिए आपका दोस्तों 49,000 रुपए का ब्याज आया है और आपका 50 से कम है, TDS तो नहीं कटेगा, लेकिन कितनी एफडी पर ये ब्याज आया है इसकी तो कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। तो आपकी एफडी का ब्याज दोस्तों हमेशा इनकम टैक्स के पास चला जाएगा। आप चाहते हैं कि आपकी एफडी के ऊपर आपका TDS ना काटा जाए, दोस्तों आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। आप लोगों ने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम नॉर्मल इनकम आपकी सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की या ब्याज वगैरह की मिलाकर के 4 लाख से कम आती है, तो दोस्तों आप फॉर्म नंबर 15G दे सकते हैं, जिससे आपका TDS नहीं काटा जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इस फॉर्म का नाम बदल दिया गया है, अब ये फॉर्म 121 हो जाएगा। और सीनियर सिटीजन लोग पहले 15H दे सकते थे, वो भी अब 121 देंगे। 15G 15H दोनों बंद हो गए, फॉर्म 121 हो गया, तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा। दोस्तों फिर भी आपका TDS कट गया है तो आपको ITR भरनी पड़ेगी और उसको आप रिफंड ले सकते हैं। तो जो 60 साल से कम वाले व्यक्ति हैं वो 4 लाख से कम इनकम पर ही फॉर्म 15G यानी कि 121 नंबर फॉर्म जमा कराएं, और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 12 लाख रुपए तक आप ये फॉर्म जमा करा सकते हैं। अब दोस्तों एफडी के ऊपर टैक्स कब और कितना देना होता है। एक व्यक्ति था, उसने 10 लाख रुपए की एफडी कराई, 7% का ब्याज था, पूरे साल में उसको 70,000 रुपए का ब्याज मिला और साल खत्म होने के बाद उसे 10,70,000 रुपए मिल गए। अब आप ये बताओ कि टैक्स कौन सी अमाउंट पर देना है, 10 लाख पर देना है, 70,000 पर देना है या 10,70,000 पर। क्योंकि 10 लाख तो ये खुद की पूंजी थी, यहां पर भी 10 लाख खुद की पूंजी है, उसकी इनकम सिर्फ ये 70,000 रुपए है। दोस्तों जो टैक्स देना पड़ता है वो आपको आपकी इनकम पर, जैसे कि इंटरेस्ट आपकी इनकम है और एफडी का ब्याज सिर्फ इंटरेस्ट होता है, ये आपके स्लैब रेट के हिसाब से दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाती है। यहां पर आपको 0% भी टैक्स देना पड़ सकता है और 30% भी। सर TDS तो 10% करता है और यहां पे आप अलग ही रेट बता रहे हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों आपकी ये इनकम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगी। और आप लोगों ने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी टैक्स फ्री है। दोस्तों ये नॉर्मल रेट है और न्यू टैक्स रिजीम है, तो आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है, 0 रुपए टैक्स देना है। और वहीं पर अगर आपकी इनकम 24 लाख से भी ज्यादा चली जाती है तो हो सकता है इस एफडी पर आपको 30% टैक्स देना पड़ जाए। तो ये डिपेंड करेगा आप ओल्ड में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, आपकी बाकी इनकम कितनी है। अब दोस्तों हमारी वीडियो का मेन पार्ट आता है। हर व्यक्ति इंडिया के अंदर अधिकार है उसे बैंक में जाकर के एफडी कराने का, चाहे बैंक में कराओ चाहे पोस्ट ऑफिस में कराओ, कोई लिमिट डिफाइन नहीं है किसी भी बैंक के द्वारा, किसी भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, किसी भी RBI के द्वारा। लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो अपनी लिमिट डिफाइन कर दी है। अगर आप बैंक में जाकर के एफडी कराएंगे तो वो खुश होते हैं। आप बोलोगे कि सर मुझे 1 लाख की करानी है, तो वो बोलेंगे 5 की कराओ सर, 10 की कराओ, 20 की कराओ। उनके तो टारगेट पूरे होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इनकम टैक्स को अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। अब कोई भी बैंक वाला आपसे नहीं पूछेगा कि भाई साहब ये एफडी करा रहे हो, ये पैसा कहां से आया था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उनके तो खुद के टारगेट होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि इनके पास पावर है, इनके पास अधिकार है, क्योंकि टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए। आप एफडी कराएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एफडी का पैसा कहां से लेकर के आते हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। जब भी आप एफडी कराएंगे तो दोस्तों आपका पैन नंबर, पैन कार्ड लिया जाता है। पैन नहीं है तो आधार तो लिया ही जाएगा और पैन आधार से लिंक है दोस्तों। ये मेन सोर्स होता है, ये सबसे बड़ा हथियार होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कि पैन नंबर जहां पे आपका लग गया कोई भी सूचना कभी भी प्राप्त की जा सकती है। अब रिपोर्टेबल SFT की सूचना वो बैंक वाले देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर 1 साल के अंदर, मान लीजिए दोस्तों 1 अप्रैल 26 से आपका साल शुरू हुआ है और 31/3/27 को आपका साल खत्म होगा। एक बैंक के अंदर एक पैन कार्ड में एक व्यक्ति के द्वारा अगर एफडी करा ली जाती है दोस्तों 10 लाख रुपए की, ये 10 लाख रुपए की एफडी चाहे एक बार में करवाएं, चाहे 1-1 लाख रुपए की एफडी आप 10 बार में करवाएं, तो ये सूचना दोस्तों क्या हो जाएगी, उस बैंक वाले को मजबूरन, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है, वो सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी कि मिस्टर ए ने हमारे पास 11 लाख रुपए की एफडी कराई है। अब आप जानो, मिस्टर ए जाने, हमने तो हमारा टारगेट पूरा कर लिया और उसको अपना ब्याज दे दिया। और वहीं पर कैश में जाकर के एफडी कराते हैं दोस्तों तो ये लिमिट 2 लाख रुपए है। ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा आप एफडी नहीं करा सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको लिमिट का पता होना जरूरी है। अगर आप जेन्युइन है, अगर आपके पास सोर्सेज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इंडिया में तो बहुत सारे बैंक हैं, आप बोलेंगे कि सर मैं तो दूसरे बैंक में एफडी करा लूंगा। एक बैंक को नहीं पता कि आपकी दूसरी बैंक में कितनी एफडी है जब तक आप नहीं बताते हैं। लेकिन पैन कार्ड तो जुड़ा हुआ है ना दोस्तों, पैन कार्ड तो हर एक एफडी में जुड़ा हुआ है। उसका ब्याज जितनी भी एफडी कराएंगे सारे ब्याज का आपको ऑनलाइन ASTS में शो हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको नोटिस तभी आएगा जब एक बैंक के अंदर आप लिमिट क्रॉस करेंगे। दोस्तों मल्टीपल बैंक के अंदर एफडी,
आप एक व्यक्ति था जिसके पास 27 लाख रुपए की पैसा पड़ा था उसके पास में, और वो बोलता है कि मुझे एफडी करानी है, एक बैंक में कराऊंगा तो ये तो 10 लाख से ऊपर होगी, वो तो 1 मिनट में सूचना दे देंगे। तो उसने क्या किया, SBI में 9 लाख की एफडी कराई, HDFC में 9 लाख की कराई, PNB में 9 लाख की कराई। तीनों बैंक वाले इनकम टैक्स को सूचना नहीं देंगे क्योंकि उनकी लिमिट ही क्रॉस नहीं हुई। और दोस्तों मान लीजिए इसका आपका सीनियर सिटीजन है और इसका ब्याज आता है 7%, तो 63 हजार रुपये ब्याज मिलेगा। अब 63 हजार रुपये ब्याज मिलेगा तो ये लाख रुपए से कम है। अब इसका TDS भी नहीं कटा, SFT में सूचना भी नहीं गई, तो क्या ये बच गया? दोस्तों AIS TIS में फिर भी उस व्यक्ति का ब्याज है वो शो हो जाएगा। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, चाहे आप 1 रुपए का भी कमाए, 1 लाख की एफडी थी, 5% का ब्याज था, 5,000 रुपए का ब्याज भी होगा, 500 रुपए का भी ब्याज मिला है आपको, वो भी शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 27 लाख रुपए की एफडी तो शो नहीं हुई, लेकिन उसका ब्याज शो हो जाएगा, और ब्याज से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी बैक कैलकुलेशन करके ये चेक कर सकता है। अब आपकी स्वीप एफडी की बात करेंगे दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, सेविंग अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर आप लोगों का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है और आप क्या कहते हैं, मुझे इस पैसे की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है 2 महीने जरूरत ना पड़े। तो आप ऑटो स्वीप नाम से एफडी होती है, या स्वीप अकाउंट है, फ्लेक्सी अकाउंट है, मोड अकाउंट है, ये सारे की सारी अमाउंट को दोस्तों एफडी मान लिया जाता है। और बाद में उसको मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए पड़े थे, 1 लाख रुपए पड़ा था आपके अकाउंट में, उसकी आपने एफडी करा ली। अब उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो 1 लाख की एफडी टूट गई, 4 दिन बाद वो फिर से एफडी हो गई तो 2 लाख की मानी जाएगी। तो ऐसे घूम फिर के हमारे क्लाइंट का दोस्तों 1,51,40,000 रुपए की एफडी करा ली। ये एफडी थी स्वीप अकाउंट, उस व्यक्ति के अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख ही पड़ा था, घूम कर वो 1.5 करोड़ रुपए की एफडी हो गई। अब इस केस में क्या होगा, इनकम टैक्स वाले तो ये मानेंगे कि आपने 1.5 करोड़ रुपए की एफडी कराई है, लेकिन प्रॉपर आईटीआर आपने भर दी, आपके पास सोर्स है कि वही पैसा मेरा बार बार घूम के आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों एफडी के ऊपर आईटीआर भरना कब जरूरी है, आपको आईटीआर के ऊपर मैंने बताया था, हेयर आईटीआर फाइलिंग बिकम मोर इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया अगर आपके कोई भी डेटा AIS में TIS में शो होता है और उसके हिसाब से आप आईटीआर भर देते हैं दोस्तों, इफ आईटीआर फाइल्ड और प्रॉपर सोर्स है, प्रॉपर फंड्स आपके पास हैं, तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है तो दोस्तों आपको नोटिस आ सकता है सेक्शन 148 के अंदर, जो नया सेक्शन 280 हो जाएगा, और वो आपसे पूछेंगे अगर आपने आईटीआर नहीं भरी तो पहला नोटिस कौन सा आएगा आपको आएगा नॉन फाइलिंग का, कि भाई साहब इतने बड़े बड़े लेन देन कर रहे हो और आप आईटीआर क्यों नहीं भर रहे हो। तो आपको कोई फांसी की सजा तो नहीं हुई, आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आईटीआर क्यों नहीं भरी है। आप उनको बता देंगे कि मेरी इनकम तो सर 4 लाख से कम थी और ये एफडी का पैसा था जो 11 लाख रुपए ये मेरे को फादर से गिफ्ट मिला था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के अगर एफडी 50 लाख तक है, 6 साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के अगर आपकी एफडी 50 लाख से ज्यादा है, आपको 3 महीने एक्स्ट्रा का और टाइम इसमें इनकम टैक्स वाले ले सकते हैं, आपको पूछा जाएगा। अब एफडी का नोटिस आ गया, अब आपको टैक्स की पेनल्टी। दोस्तों आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, मैंने आपको बता दिया इनकम 4 लाख से कम है और ये पैसा मेरा यहां से आया था, मेरी खुद की पूंजी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं बता पाते हो तो जितनी भी एफडी थी दोस्तों वो आपकी सारी की सारी अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, उस पर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगा करके फ्लैट 60%, फिर सरचार्ज, मतलब 83%। अगर आपकी 10 लाख रुपए की एफडी आपको पकड़ी गई है तो 8.5-9 लाख रुपए का तो आपको उसके ऊपर टैक्स ही देना पड़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, क्या बचाएंगे। और वहीं पर अगर आप सोर्स जस्टिफाई कर देते हो, उनको बता देते हो कि ये पैसा मेरे फादर रिटायर हुए थे और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था और ये मेरी गिफ्ट डीड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने तो अपनी जमीन बेची थी खेती की, मेरे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। जो भी दिक्कत है आप बता सकते हैं दोस्तों। एफडी के ऊपर जो TDS मैंने बता दिया, 50,000 से ज्यादा पर मिलता है आपको ब्याज एक बैंक का, तो 10% TDS काटा जाएगा। एक व्यक्ति को 80,000 रुपए का दोस्तों मिल रहा था एफडी पर ब्याज, तो 8% उसका 10% का TDS काट लिया जाएगा। और TDS सेव करना चाहते हो तो फॉर्म 121 आप दे सकते हो। आपने दोस्तों जब भी आपका साल खत्म होगा, चालू होगा 1 अप्रैल से ही आप ये फॉर्म बैंक में जमा कराएं। एक से ज्यादा 5 साल की एफडी मान ले कराई है तो हर साल ये फॉर्म 121 आपको देना पड़ेगा ताकि आपका TDS ना काटा जाए। अब एफडी के ऊपर टैक्स कितना देना पड़ता है सर, वो तो आपने बता ही दिया ना कि 10% देना पड़ता है। 10% तो TDS है, जो आपका टैक्स है वो आपका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में हो और एफडी और बाकी इनकम मिलाकर के 12 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना है। 10% TDS अगर कट भी गया है वो आपका रिफंड आ जाएगा। अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज्यादा चली जाती है
तो दोस्तों आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। 10% तो टीडीएस कट गया, बाकी का 20% आपको जेब से देना पड़ेगा। यह है न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 10 लाख से ऊपर चले जाते हो 30% का टैक्स आपको देना पड़ सकता है। दोस्तों आप पर बैंक के अंदर 10 लाख से कम की लिमिट रखेंगे तो ये सूचना नहीं जाएगी। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, कैश के अंदर ना करें, प्रॉपर आईटीआर भरें दोस्तों, ताकि आपकी 1 नंबर की पूंजी बन जाए, ट्रांजेक्शन जस्टिफाई हो जाए। सेल 40 लाख से ज्यादा, सर्विस 20 लाख से ज्यादा पर जीएसटी लेना, पीएफ नंबर लेना, फूड लाइसेंस लेना। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को दोस्तों हमने बड़े ही आसान शब्दों में आप लोगों के लिए कोर्स के माध्यम से बनाया है। आप लोग किसी टैक्स प्रोफेशनल को, सीए को जो आईटीआर भरने की फीस देंगे, उस फीस से कम के अंदर हम आपको 80, 90, 100 वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, शुरू से लेकर के लास्ट तक इनकम टैक्स का कोर्स कैसे होता है, कैसे आपको उसको समझना है और अपनी फ्री के अंदर आईटीआर कैसे भर लेनी है। तो सीए सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करें, CA-sumitSharma.com पर जाएं या डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दे रखा है दोस्तों, वहां से आप हमारा कोर्स एक बार जरूर चेक करें। हमारे कहने पर लेना या नहीं लेना वो आपका डिसीजन है। एफडी का रिकॉर्ड रखें दोस्तों, गिफ्ट आई है तो गिफ्ट डीड लिखें। रिटायरमेंट का फंड है, पैसा कहां से आया था। अगर आप जॉब करते हैं और ऑलरेडी भारी भरकम टैक्स दे रहे हैं तो ये पैसा दोस्तों आप अपने फादर को गिफ्ट दे दें या अपने 18 साल से ज्यादा के बच्चे को गिफ्ट दे करके उसके नाम से एफडी कराएंगे तो उसका जो ब्याज है उसके ऊपर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 18 साल से कम का बच्चा हो या वाइफ हो उसके नाम ये पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, नहीं तो क्लबिंग ऑफ इनकम आपकी लग जाएगी दोस्तों। बिना बात का लेन देन ना करें। 31 मार्च को आपका साल खत्म होता है। अप्रैल और मई का वेट करके मेरे कहने पर एक बार आप जून और जुलाई में आप अपना AIS और TIS जरूर चेक करें। 26 एज के अंदर आपका TDS चेक करें, प्रॉपर आईटीआर भरें, प्रॉपर टैक्स भरें। और दोस्तों आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए। किसी भी तरह का कोई लेन देन करने से पहले आप उन्हें पूछ लें कि सर मैं ये करूं ये ना करूं। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि नोटिस आ गया तो आपको कोई फांसी की सजा सुना दी जाएगी। वो आपसे सोर्स पूछेंगे, सोर्स बता देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सीनियर सिटीजन दोस्तों, उसको एक बैंक से 90,000 रुपए का ब्याज आया था, तो क्या उस व्यक्ति का TDS कटेगा तो कितने % कटेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कर दें जो एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें ये लिमिट्स वगैरह नहीं पता थी। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।